अपना इंटरेस्ट रेट जो है उसको भी एक बिनाइन लेवल में रखेंगे, यानी आप उसको सिंगल डिजिट में रखेंगे। जब आप ये तीनों काम करते रहेंगे तो अल्टीमेटली, और फिर आप साथ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे पाकिस्तान के अंदर, तो नेचुरली आपकी वेजेस अगर कांस्टेंट रहेंगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और आपका रुपया स्टेबल रहेगा, तो ऑटोमेटिकली कम प्राइसेस से जिसकी वेजेस नहीं बढ़ी उसको फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करते और पिछले साल में आपने ऐसा करके नहीं दिखाया, तो अब आपने वेजेस भी नहीं बढ़ाई, तो आपकी पिछले साल की जो परफॉर्मेंस है उसकी रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि आप अगले साल भी वही कुछ करेंगे, वही नालायकियों का इजहार फरमाएंगे जो पिछले साल आप करते रहे थे। तो लिहाजा इस वक्त अगर आज गवर्नमेंट ये तय कर ले कि हम ये 3 काम करेंगे, हम अशिया की कीमतें नहीं बढ़ने देंगे, हम अफरात ज़र पे कंट्रोल रखेंगे, तो फिर और हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो प्रोबेबली हम ये जो वेजेस का फैसला है इसको जस्टिफाई करेंगे। हमें मुजम्मिल असलम साहब भी कराची से ज्वाइन कर चुके हैं। मुजम्मिल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कल जब आपसे इक्तिसादी सर्वे पे हम बात कर रहे थे तो आप मुतमईन दिखाई दे रहे थे कि यही सूरत हाल थी, आपने निशानदेही की थी कोरोना की और उसके बाद सरहद की सूरत हाल, इन बुनियादों पर ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई। बजट आ गया है, अब जाहिर बात है इस बजट के ऊपर हम तवक्कुआत रखते हैं किसी हुकूमत की तरजीहात क्या होंगी, या हुकूमत क्या रिफॉर्म्स लेके आती है, हुकूमत किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करेगी। आप मुतमईन हैं आपके आज के बजट से? आप समझते हैं कि यही इन हालात में मैक्सिमम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर सकती थी? देखिए, मुझे आज का बजट देखकर पहली दफ़ा जो है बड़े अरसे के बाद एक खुशी हुई कि हम जो एक वसाइल ना होने के बावजूद जो हम बंदर बाट पिछले सालों में बांट के रखते थे, उस पे जो है पहली दफ़ा हुकूमत ने, हालांकि आप देखेंगे आने वाले दिनों में इन पे बहुत तनकीद होगी कि तनख्वाहों को, दिफा को, इनके सारे अखराजात को एक जगह फ्रीज़ कर दिए इन्होंने, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे इन्होंने जो है फैसिलिटेट किया है। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हम देखते थे हर साल बजट में टैक्सेस बढ़ जाते थे। आज मुझे बजट में ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टैक्सेस कम हुए हैं, चंद जगहें जहाँ पे जैसे सिगरेट है, जो इंसान की मुज़र सेहत चीज़ें हैं, उसको जो है बढ़ाया गया है। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हुकूमत, पिछली हुकूमतें या ये हुकूमत ने भी जो 2 बजट दिए थे, वो क्या करते थे कि अपनी अय्याशियों को जो है टैक्स के बर्डन में मुंतकिल कर देते थे, जिसकी वजह से हमारा मुल्क मुस्तकिल तौर पर जो है नीचे जा रहा था और कर्जाजात बढ़ रहे थे। तो एक सबसे बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ कि इस बजट में मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि ये इन्होंने की। और अभी भी मैं कहता हूँ कि सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उनकी परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए। अब आप देख लेना, हमारे सरकारी मुलाजमीन लोग खुद कहते हैं, कुछ लोग तो हफ्ते हफ्ते छुट्टी करते हैं, कुछ लोग जाते हैं 1 घंटे में वापस आ जाते हैं, बग़ैर हम तफरीक किए किसी की परफॉर्मेंस, सबकी तनख्वाह एक जैसी बढ़ा देते हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है और ये इसकी इब्तदा स्टील मिल से हुई, फिर PIA की तनख्वाहें हुई। अब अगला स्टेप इनको और करना चाहिए कि देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ और कटौती। अब इस बजट में आज की जो मैंने जो मोटी मोटी चीज़ें देखी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। 475 अरब रुपए तनख्वाहों में रखे हुए हैं और 460 अरब रुपए की सिर्फ पेंशन्स हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी पेंशन्स कहाँ पे जाके खड़ी हो गई हैं। फिर दूसरा, हुकूमत ने सब्सिडी की है 150 अरब रुपए से कम की है। तीसरी चीज़ ये कि जहाँ पे मेरा इख्तलाफ है, सोशल सेफ्टी नेट जो है हुकूमत ने इस साल जो ख़त्म हो रहा है 245 अरब रुपए थे, अगला साल जो जिसका बजट दिया उसको 230 अरब से कर दिए कम। लेकिन वो समझ इसलिए आ रहा है कि हुकूमत ने 100 अरब रुपए से ज़्यादा, अभी ये 12,000 रुपये फ़ी बंदा बांटे थे, शायद वो इस साल नहीं बांटेंगे। जहाँ पे मैं समझता हूँ कि मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ, आप कहेंगे सारी अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं डिसअपॉइंटमेंट की बात भी बता देता हूँ। हुकूमत ने अपने लिए चैलेंजेस और टारगेट बहुत छोटे कर लिए। जो GDP का टारगेट है 2.1%, मैं समझता हूँ नहायत ही नामुनासिब है और बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि हुकूमत ने उधर जो है हिम्मत छोड़ दी है। जितनी हमारी GDP कम हुई है, अगर हम कोविड से पहले उतनी रिकवरी कर लें, यानी कि उधर हम पहुँच जाएँ, तो हमारी GDP जो है उससे ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए थी। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ हुकूमत क्योंकि पहले बुलंदोबाला दावे करती रही, तो इन्होंने अपने आप को जो इन्होंने टारगेट्स दिए हैं वो इतने रियलिस्टिक से इस दफ़ा नीचे दे दिए टारगेट्स। वहाँ पे इनको मैं समझता हूँ कि इनके लिए बेहतरी हो सकती थी। आप टैक्सेस की बात करें तो इन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया है कि इस दफ़ा जो नॉन फाइलर है, जैसे मेरे बच्चों की मैं फीसें भरता था स्कूल की, मुझे टैक्स की जो है ना 7 रसीद आ जाती थी फी बच्चा। अब उसने उसको ख़त्म कर दिया। अब मेरे बच्चों की फ़ीस में जो है टैक्स नहीं जाएगा, लेकिन जो टैक्स पेयर नहीं है और वो जो हैवी फीसेस दे रहा है उस पर ये टैक्स लगेगा।
तो बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे टैक्स चोरी होता था, टैक्स के निज़ाम को ख़राब किया हुआ था, जिसकी वजह से हमें टैक्स कम मिल रहा था, रिश्वतें ज़्यादा जा रही थी, वहाँ पे बाकायदा तौर पे ऐसा लग रहा है काम हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि ये बजट इस दफ़ा पहली दफ़ा FATF और IMF की गाइडलाइन से बना है और एक अच्छा बजट बना है। और अब हुकूमत ने, लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको साथ साथ कहता जाऊँ, ये बजट इन्होंने बहरहाल दे दिया है, लेकिन कोरोना की अनसर्टनिटी में कैसे दे दिया मुझे नहीं समझ आया। हम देखेंगे कि अगले 3 से 4 महीने में बजट जो है हमारा रिवाइज होगा। ठीक, वो सप्लीमेंट्री बजट वाली जो एक रिवायत है, यही सवाल आपके सामने मैं हबीब साहब रखना चाहूंगा कि इन खास मारूजी हालात में जो इस वक्त है कोरोना की वजह से, क्या आप एक पूरे साल की प्रेडिक्शन कर सकते हैं? क्योंकि अब यही हो रहा है कि हर 3-4 महीने के बाद आपके जो एस्टिमेट्स हैं, जो टारगेट्स हैं, वो रिवाइज हो रहे हैं, और यही बात मुजम्मिल असलम साहब भी कह रहे हैं कि आपको यकीनन रिवाइज करने पड़ेंगे। पहले तो मैं मुजम्मिल असलम की नज़र की दाद देता हूं और इनके ऐनक के नंबर की भी। इन्हें बजट में इतनी अच्छी अच्छी बातें नज़र आ गई, तो मुजम्मिल आपने बहुत अच्छा किया, हुकूमत ये बात सुनकर बड़ी खुश हो रही होगी। लेकिन मुझे इत्तफाक से इतनी अच्छी बातें नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जिन लोगों ने बजट नाफिज करना है, क्या उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर मुझे हमेशा से शक है। और हमारे सामने हिस्ट्री इस बात की है कि हम बजट एक बनाते हैं और उसके बाद आर्टिकल 89 के तहत हम बजट को तबाह बर्बाद कर डालते हैं, और उसके बाद फिर हम जाके हुकूमत के पास चले जाते हैं। अभी जब हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो जो हमाद अजहर साहब थे वो पेश कर रहे थे, वो ये पेश कर रहे थे कागज़ के, जनाब ये जो पिछले साल जो कुछ गड़बड़ हमने की है उसको भी ज़रा असम्बली अप्रूव कर दे। तो लिहाजा इस बजट को हतमी तो किसी तौर पे भी नहीं कहा जा सकता। अगर ना भी कोई सप्लीमेंट्री बजट आए तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे इसमें कर दी जाती हैं। दूसरी बात, ये जो बात है कि हमारे टारगेट्स हाई हो सकते थे, यस हमारे टारगेट हाई हो सकते थे, हम बहुत कुछ कर सकते थे, हम रोज़गार के लिए बेहतर मौके पैदा कर सकते थे, हम इकनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव कर सकते थे। उसकी वजह यह है कि कोविड का बोझ दुनिया पे मौजूद है, यस, लेकिन हमने कोविड का बोझ इतना ज्यादा नहीं लिया। हमारा कोविड के बारे में रवैया बदल चुका है। इस वक्त जबकि दुनिया के बहुत सारे मुल्क नीम खुले हैं या नहीं खुले, पाकिस्तान तक बड़ी हद तक खुल चुका है। तो लिहाजा कोविड का जो इम्पैक्ट है वो हमारे पिछले 3 महीनों में तो आ गया, बल्कि 3 महीनों में नहीं, पहले पिछले 1 महीने में आ गया, लेकिन आगे चल के हमारा रवैया कोविड के बारे में बदल चुका है। तो वहाँ पे हमें हेल्थ सेक्टर में इंटरवेंशन की तो कई ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर शायद सोशल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं थी। हमें इस पैसे को रोज़गार पैदा करने के लिए खर्च करना चाहिए। जी, यही सवाल मैं वैसे आपकी तरफ टेक्स्ट नेट का आऊँगा। सिर्फ मुजम्मिल साहब आपसे एक सवाल कि आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ अच्छा होता आपको तो दिखाई दे रहा है, जो हबीब साहब निशानदेही कर रहे थे, 1 करोड़ नौकरियों का वादा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। ये दूसरा बजट है, आप इस बजट की बुनियाद पे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे? देखें, जो आज के जो बजट में मैंने देखा है कि जो हुकूमत ने कोशिश की है कि इस दफ़ा टैक्स इंसिडेंस को जो है ना बढ़ाए और कारोबार को जो है खुली छूट दे कि वो काम करे, और वो हमने देखा है कि टैक्स ऑडिट्स वगैरह ये सारी चीज़ों में भी। तो 1 करोड़ नौकरियां हुकूमत अपनी सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकती, ये जो है मकामी तौर पे जो बिजनेसेस है वो ही दे सकते हैं। आप देखें, नया हाउसिंग स्कीम में 31 अरब रुपए रखे हैं इन्होंने, यानी कि 31 अरब रुपए घर बनाने पे खर्च होंगे। तो ये इसके अलावा जो बिजनेसेस को इन्होंने सपोर्ट किया है, तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर चलेगा तो मुलाजमत आएगी। यही एक रिलीफ है जो कौम को मिल सकता है, इसके अलावा नहीं। क्योंकि हमारे पास इस वक्त वसाइल ही नहीं है कि हम खर्च कर सकें। मुजम्मिल साहब, हमने डॉलर्स कहां से कमाने हैं, हमने वो ट्रेड डेफिसिट को कैसे खत्म करना है, वो तो ठीक है, आप लोकल घर बनाएंगे, पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम चलेगी, लेकिन डॉलर्स कहां से कमाने हैं जो हमारा बड़ा इशू है? देखिए, पहले तो डॉलर्स गंवाने का मसला था ना, हमारा जो खसारा था वो 19 अरब डॉलर था, वो 5 अरब डॉलर से नीचे आ गया है। तो अब जो है, जो मैं बात कर रहा हूं कि एक्सपोर्ट हमारी जो है कोरोना से पहले भी पिकअप कर गई थी, और ये कोरोना की वजह से जो है इम्पैक्ट हुआ है। अभी अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, रेमिटेंसेस के नंबर आए हैं, और रेमिटेंसेस के नंबर, हालांकि लोग कह रहे थे कि मई में वर्किंग डेज कम है, ईद की छुट्टियां कम आएंगे, 1800 मिलियन यानी 1.8 अरब डॉलर आए हैं। तो डॉलर्स तो पाकिस्तान में आ रहे हैं। और एक और चीज़ जो हबीब साहब ने नहीं देखी होगी, अगले साल, ये जो साल का बजट आया है, हमें जो है तकरीबन 1200 अरब रुपए के जो फॉरेन लोन अदा करने थे वो सिफर अदा करने। तो हुकूमत की ये भी कामयाबी है कि जो उन्होंने अगले साल के जो लोन अदा करने थे फॉरेन में,
उसको जो है बचा लिया, जिसकी वजह से 1000 अरब रुपए का जारी खसारे में जो है करंट एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं, जारी अखराजात, उसमें पिछले साल से कमी आएगी, जिसकी वजह से हमारा जो बजट खसारा है वो 7% पे आ रहा है। ठीक, यानी बजट खसारा कम हुआ है, जिसको पॉजिटिव बात मान रहे हैं। मुजम्मिल साहब आपकी टेक लेंगे। मुस्लिम लीग नून से मोहम्मद जुबैर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जुबैर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दूसरा बजट पेश किया है और बड़ी रिफॉर्म्स, इसके अलावा आवाम को कोई इस बार नए टैक्स का सामना नहीं करना पड़ा। क्या रद्द-ए-अमल है आपका इस बजट के हवाले से? पहले तो तीसरा बजट है भाई, दूसरा बजट नहीं है। अगस्त 2018 में इनकी हुकूमत आ गई थी और उन्होंने जो हमारा पेश कर दिया बजट था उसको रिवाइज कर दिया था। असद उमर ने बजट पूरा इंक्लूडिंग रेवेन्यू नंबर्स वगैरह, मैं नंबर्स भी रिपीट कर सकता हूँ जो उन्होंने दिए थे। जो तीसरा बजट है, पहले दो बजट्स की तरह जितने भी नंबर्स है, इदाफे, एक तो सबसे बड़ा हमें जो मसला पीटीआई की हुकूमत से है वो इनकी क्रेडिबिलिटी है, और वो नंबर्स की क्रेडिबिलिटी, क्योंकि इन्होंने 2 साल में जब भी जो नंबर दिया है, हर हुकूमत मिस भी कर सकती है, कभी अचीव भी करती है, लेकिन इस तरह से नहीं मिस करती जिस तरह से अभी इस साल ये जो खत्म हो रहा है, इसमें आपने 5.5 ट्रिलियन का रेवेन्यू फिगर दिया था और क्लोज कर रहे हैं 3.8। उसमें कोविड का सिर्फ जो इम्पैक्ट है ना वो 300 या 400 बिलियन का है। सो वो अगर ना भी कोविड आता तो आप 4.2 और 1.3 ट्रिलियन का गैप आप क्रिएट कर रहे थे। तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। पहली दफा जब आए थे 4398 की फिगर दी थी असद उमर साहब ने, फिर उसको 4 महीने के बाद 4150 कर दिया था, फिर उसको 3.9 कर दिया था, फिर खत्म किया 3.8 पर। इसी तरह से फिस्कल डेफिसिट जो अभी आप बात कर रहे थे, पता नहीं कौन सा आप बात कर रहे थे, फिस्कल डेफिसिट 7% इज नो अचीवमेंट, इज वन ऑफ द वर्स्ट एनी टाइम इन आवर हिस्ट्री। तो 7 पर, वो भी अभी कह रहे हैं अपने मुंह से, और खत्म कहाँ करेंगे? आपको पता है कि पिछली दफा कहा था 6.6% करेंगे, फिर 7.1% पर आ गए और क्लोज किया 8.9% पर, जो 40 साल में पाकिस्तान की तारीख में सबसे खराब था। और इस साल 10% के इर्द गिर्द क्लोज करेंगे। तो अभी आप वहां से 10% से, हाँ देखें कि अगर आप पहले बुरे तरीके से फेल हो रहे थे, आप थोड़ा सा कम फेल होंगे और हम एक दूसरे को मुबारकबाद दें कि जी इतने बुरे तरीके से नहीं फेल होंगे। तो क्रेडिबिलिटी नहीं है नंबर्स की। दूसरी बात यह है कि अंदाजा ही नहीं है कि व्हाट कन्फ्रंट्स पाकिस्तान इकोनॉमी। पीएसडीपी की स्पेंडिंग नहीं होती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे जॉब क्रिएशन होती है, जिससे आपकी डेवलपमेंट होती है। वो पिछले 2 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखें। अखराजात जो बार बार कहा जाता था, शाहाना अखराजात करते जाना, पिछले साल जो खत्म हुआ था वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा अखराजात किए थे, और इस साल उसी का रिकॉर्ड दोबारा तोड़ दिया। इस वजह से फिस्कल डेफिसिट जो है वो इतना ज्यादा होता है। 4000 बिलियन से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट पाकिस्तान का कोई पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता था आज से 2 साल पहले। ग्रोथ नंबर्स का जहां तक जिक्र है कि अभी खुद इन्होंने कहा कि माइनस में हो गई ये फिस्कल ईयर की ग्रोथ। ये 68 ईयर्स में पहली दफा है पाकिस्तान की तारीख में कि माइनस में होगा। पिछले साल 3.3 11 महीने तक मेंटेन करते रहे। इस साल मई में आके बड़े आराम से चुपके से कह दिया कि नहीं, पिछले साल जो था वो 1.9% था। 1.9% पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम हुआ है कि 2% से कम ग्रोथ रेट हो। सो कोई भी एम्प्लॉयमेंट देख लें, जितनी मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट फिगर जो है 5.8 से 8.5 तक पहुंच गई है, खुद प्लानिंग कमीशन के आदाद शुमार के हिसाब से। तकरीबन 25-30 लाख लोग बेरोजगार कोविड आने से पहले, इसी तरह से 1 करोड़ लोग कोविड आने से पहले 1 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए थे। अब महंगाई को देख लें तो महंगाई खुद बता रहे हैं कि पीएमएलएन के जमाने में जो 5% से कम थी 4 साल तक लास्ट पीरियड, वो अभी 11% बता रहे हैं कि अप्रैल तक है और जून तक भी अराउंड डबल डिजिट ही क्लोज होगा। सो मतलब क्या आवाम किस तरफ देखें? मुझे आप बता दें कि इसमें से कोई एक नंबर ऐसा है जिससे आवाम के लिए कोई हौसला अफजाई हो, बड़े बिजनेसमैन के लिए हो, मिडिल क्लास के लिए हो। और जो नंबर्स दिए हैं वो इतने अनरियलिस्टिक हैं। वो इसलिए अनरियलिस्टिक नंबर्स देते हैं क्योंकि सारे अखराजात का तखमीना लगाते हैं उस अनरियलिस्टिक टैक्स रेवेन्यू पर। वो टैक्स रेवेन्यू अचीव
नहीं होता, लेकिन एक्सपेंडिचर अचीव हो जाता है, अखराजात हो जाते हैं, फिस्कल डेफिसिट बलून का जाता है, वो आज 7% का है, अगले साल खड़े होकर कहेंगे कि हमने बड़ी कोशिश की थी, पता नहीं क्या हो गया था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ कर दिया था या नून लीग ने कुछ कर दिया था, इसलिए अब 9% हम फिस्कल डेफिसिट होगा। आई मीन इट्स अ टोटल डिसअपॉइंटमेंट। अच्छा जुबैर साहब, एक और आज निशानदेही की हमाद अजहर ने, उन्होंने कहा जी एनएफसी को हम रिविजिट करेंगे दोबारा से। ये पहले भी वफाकी वज़रा बात करते हैं कि सूबों को देने के बाद जो वफाकी हुकूमत के पास पैसा बचता है, हिस्सा बचता है, वो कर्जों के ऊपर सारा चला जाता है। अब इस मामले में जब वो दोबारा से कह रहे हैं कि इसके ऊपर नजरेसानी की जाएगी, तो इसका क्या मतलब है नजरेसानी का, और क्या ये हो पाएगा प्रैक्टिकली? देखें, एक बड़ा सिंपल है और आपके नाजरीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने का कि एनएफसी अवार्ड जो लास्ट हुआ था उसका मतलब क्या था कि जो भी वफाक टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करता है उसमें से तकरीबन 57-58% जो हैं वो सूबों को दे देता है। ये सबका आपस में इत्तेफाक हुआ था और उसी के तहत डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सूबों को क्यों दिया जाना था? 18th अमेंडमेंट जब हो गई थी, जिसके तहत बहुत से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जिस तरह तालीम है, सेहत है, पानी के मंसूबे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, रोड नेटवर्क है, ये सारे जो हैं ये सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए वफाक वो अपना जो बल्क ऑफ द अमाउंट है वो दे देता है सूबों को। अगर आप रिविजिट करेंगे, सपोज करें वो 57% से 58% से कम करके 40% करेंगे, तो कर्जन किस पर लगेगा? कर्जन लगेगा तालीम पर, सेहत पर, पानी के मंसूबों पर, रोड नेटवर्क पर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर, क्योंकि वो फेडरल हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, वो सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो अगर आप ये कर भी लेंगे तो आप अचीव क्या करने जाएंगे? तो इसका एक ही तरीका है हल, वो रिविजिट नहीं है, टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने का है। टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना असल पाकिस्तान का मसला है और यही मोहम्मद जुबैर साहब हमें बता रहे थे। शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका वक्त का। वैसे आपकी तरफ आना चाहूंगा, ये टैक्स रेवेन्यू बड़ा मामला है, यानी लोगों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेट में लाया जाए, ना कि जो टैक्स नेट में मौजूद है उनको निचोड़ लिया जाए। अब ऐसा आपको इस बजट में क्या नजर आया कि जो फाइलर है उसके लिए सहूलतें हों और जो नॉन फाइलर है उसके गिर्द जो शिकंजा है वो सख्त किया जाए, या ऐसे ही चलता रहेगा जैसे पहले बात की जाती है कि नॉन फाइलर्स गाड़ी नहीं खरीद सकते, उनके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया जाता है, बाद में एहतजाज होता है और सारा कुछ वापस ले लिया जाता है? देखें, इस वक्त इस बजट के अंदर कोई भी, अगर आप कहें कि कोई ऐसी कंक्रीट मैयर आई है जिसकी बेसिस के ऊपर आप टैक्स नेट बढ़ा लेंगे, तो मेरा जवाब है कि मेरे ख्याल है मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रही। जितनी मैंने चीज़ें देखी हैं उसके अंदर कोई ऐसी मैयर नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर टैक्स नेट बढ़ाया जा सकता है। देखें, अभी जुबैर साहब कह रहे थे, उन्होंने एक एग्जांपल दी कि बच्चों की एजुकेशन के ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स अप्लाई होता था वो विड्रॉ कर लिया ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइलर्स जो होते हैं। तो इस तरह की 3-4 छोटी छोटी मैयर्स हैं, लेकिन ये बहुत छोटी मैयर्स हैं। इसकी बुनियाद के ऊपर आप कोई नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स नहीं बढ़ा लेंगे। जो इस वक्त हमारे फाइलर्स की सिचुएशन है वो इतनी कम है कि वो, मेरा ख्याल है, उसके तो नंबर बोलते हुए भी शर्म आती है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग हैं जो 2% जो फाइलर्स, सर 21-22 लाख आप पॉपुलेशन देख लें, आप बिजनेसेस का वॉल्यूम देख लें, उस 21-22 लाख के अंदर भी आपको मेजॉरिटी 50% वो मिलते हैं जो सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है। आपकी मेरी मिसेस जो घर में बैठी हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली तो उसकी रिटर्न फाइल कर दी या कुछ हो गया तो 50% नील फाइलर है। तो आपके तो 10-15 लाख नंबर है जो रिटर्न के अंदर अपनी इनकम डिक्लेयर करके और वो कर रहा है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने, देखें, इसके लिए लॉ पहले भी मौजूद है, उसकी इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। एफबीआर के लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। लॉ के अंदर एक चीज जो पॉजिटिव लगी है, जो हमें बाज़ औक़ात लगता है बीइंग ए टैक्स प्रोफेशनल कि हम 70 साल 80 साल हो गए, हम आज तक टैक्स रिटर्न फॉर्म का जो फॉर्म है ना उसको प्रॉपर्ली नहीं बना सके। है और इस बारे में इतना मुश्किल है कि एक आम आदमी समझ भी नहीं सकता कि वो क्या होना चाहिए, और उसका फाइनल नहीं होता। उसकी ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइलिंग की इंडिविजुअल की 30 सितंबर, वो फाइनल जाके होता है 31 दिसंबर को, यानी ड्यू डेट भी गुजर चुकी होती है और रिटर्न फॉर्म अवेलेबल नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट ने एक बजट के अंदर ये कहा कि हम रिटर्न फॉर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, तो चलें कम से कम कोई एक, यानी एक मैयर ली गई, इसके ऊपर हमें अप्रिशिएट मैं कर सकता हूं कि हाँ वो चीज़ की गई, लेकिन जो कंक्रीट मैयर रिक्वायर्ड थी टैक्स बेस बढ़ाने के लिए वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। नंबर ऑफ कुछ उन्होंने विद होल्डिंग टैक्सेस में 5-6 जगह के ऊपर कुछ रिलीफ दिया है, वो भी देखा जा सकता है। मैं फिर बार बार ये कहूँगा कि देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, ये कह देना काफ़ी नहीं है कि हमने टैक्स नहीं लगाया, हमने टैक्स रेट नहीं बढ़ाया, क्योंकि हम उस टाइम
टाइम पे थे जब टैक्स रेट कम हो रहे थे, तो हमने कौन सा टैक्स रेट कम किया? जब आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अभी मुजम्मिल साहब भी कह रहे थे कि गवर्नमेंट तमाम लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती। यस, गवर्नमेंट एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, एनेबलिंग एनवायरनमेंट होती है जिसके अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वो प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं जहां पे हो रही है। तो वहां कोई भी ऐसी जो मैयर है वो नहीं आ रही जिसकी बेसिस के ऊपर जो है वो एम्प्लॉयमेंट आ सके। एक चीज और मैं ऐड जरूर करना चाहूंगा कि जब हम रेमिटेंसेस की बात कर रहे थे अभी कि जी रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, गवर्नमेंट ने भी कहा, तो आपको ये भी अंदाजा होगा कि कोविड की वजह से वहां बाहर जो लोग हमारे बैठे हुए थे वो अनएम्प्लॉयड हुए, वो अपनी जो पास सेविंग्स थे वो उठा के लेके आ रहे हैं। तो वर्कर्स रेमिटेंसेस कोई कंटिन्यूस बुनियाद के ऊपर नहीं बढ़ गई, ये एक टाइम के ऊपर वो आ गई हैं और ये फ्यूचर के ऊपर ये रेमिटेंसेस कम हो जाएंगी। हमें इस चीज़ के इम्पैक्ट को अगले साल के अंदर बिल्ट इन करना चाहिए था कि अगले साल हमारे पास ये इतनी रेमिटेंसेस अवेलेबल नहीं होगी और हमारा फोकस जो है वो दोबारा बरामदात की तरफ जाना चाहिए। हमें ये जो रिलायंस वर्कर्स रेमिटेंसेस के ऊपर है ये थोड़ा सा कम कर देना चाहिए था, जिस पे भी कोई एज इट इज कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी या गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ जो है वो नजर नहीं आई। ठीक, अच्छा हबीब साहब, आपकी तरफ आते हुए जो सारी बातें हो रही हैं कि जो टैक्स का फॉर्म है वो कॉम्प्लिकेटेड है, और सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर आप खुद भी कहते हैं पाकिस्तान के मसाइल मैनेजेरियल मसाइल हैं, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं वो काम नहीं कर रही। यानी जब एफबीआर खुद एक्सटेंड करेगा उस डेट को, एफबीआर के अफसरान आपको बताएंगे कि आप टैक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, टैक्स से कैसे बच सकते हैं, तो टैक्स कैसे बढ़ेगा। एक तो इसके ऊपर आपकी राय जानना चाहेंगे। दूसरा, ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, अब आपको नजर आया इस बजट के दौरान या पिछले साल के दौरान कि गैर तरक्याती जो अखराजात हैं उनको कम से कम किया गया और जितना महदूद किया जा सकता है, या फिर वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए था? देखिए, जहाँ तक आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक पहलू है कि उसका कोई फ़र्द आपके पास आए और कहे कि आपका 100 रुपया बनता है, आप 50 रुपये दे दें और 25 रुपये उसमें मुझे दे दें, 25 रुपये आपको बच जाएंगे। तो ये तो एक पहलू है, ये तो उसका मुजरमाना पहलू है जिसको आप करप्शन कह लें, बदनवानी कह लें। मैं समझता हूँ कि हमारी जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें अप्रोच की भी कमी है, उसमें विजन की भी कमी है। आपका मकसद, आप इतना बड़ा इदारा है, आपने टैक्स इकट्ठा करना है, लेकिन हम देखते ही हैं कि यहाँ पे जगह जगह ऐसे रास्ते रखे गए हैं जहाँ पे आप टैक्स ना दें और आपको कोई पूछेगा भी नहीं। मिसाल के तौर पे, अगर मैं कमीशन एजेंट हूँ किसी भी चीज़ का और मैं बग़ैर यानी मैं कमीशन एजेंट ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई दुकानदारी नहीं है और मैं अपने कमीशन के बिजनेस को बड़े आराम से इधर उधर छुपा सकता हूँ। इसी तरह आपके जो छोटे बिजनेसेस हैं, दुनिया में कौन से ऐसे मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क या अब तो खैर तरक्की पजीर मुल्क भी, कि जहाँ पे आप अपनी बैठक में दुकान बना के आप उसका शटर लगाएं और दुकान बना लें और आप बिजनेस शुरू कर दें, आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में पहली चीज़ ये होती है कि आप टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो क्या पाकिस्तान में ये स्कीम, ये आइडियाज़ पहले कई बार आ चुके हैं और एक आध दफ़ा इम्प्लीमेंट भी हुआ, जहाँ तक मुझे याद है, कि भाई आप डाकखाने में जाएं, आप डाकखाने में कहें जी मेरा नाम फलां है, ये मुझे एक 100 रुपये का इनकम टैक्स का टिकट दे दें, मैं बिज़नेस शुरू करने लगा। आप ऑटोमेटिकली अपने शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ, अपने नाम के साथ एफबीआर में रजिस्टर हो जाएंगे और एफबीआर जाके लोगों से रिश्वतें ना ले, बल्कि जाके उनका देखे कि क्या किसी का पास टिकट है, और अगर वो टिकट नहीं है तो उसकी जगह दूसरा उसको टिकट दे। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। आज की सूरत हाल ये है कि आप बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हैं और उन्हें कहें कि मैं अपने डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करना चाहता हूं, तो वो कहते हैं हमारी मशीन खराब है। अब ये काम किसने कराना है? अवैस ने कराना है, मुजम्मिल ने कराना है, मैंने कराना है, या इस मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना ने कराना है? जब आप ये डॉक्यूमेंटेशन ना करना, ये टेलीफोन के अंदर एक ऐप डालें और उसके लिए वो पूरी दुकानों पे, सारी दुकानों पे वो ऐप चल रही हो, ये किसने करना है? तो लिहाजा टैक्स के अंदर आप यूं कह लें कि टैक्स के अंदर करप्शन के साथ साथ या बदनीयती है, इन एडिशन टू करप्शन, या बदनीयती है या नालायकी है, तो उन्हें पता ही नहीं है कि दुनिया कैसे चल रही है। तो लिहाजा ये एक ऐसा मामला है जिसको ठीक करना है। इसको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, हम किसी तरफ भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं एक चीज़ हबीब साहब की बात में ऐड करना चाहूँगा, जैसे एक छोटा सा कमेंट, कि हमारे कानून के अंदर मौजूद है कि हर कमर्शियल जो भी बिजनेस है उसके ऊपर नेशनल टैक्स नंबर जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए।
तो आज तक कभी कोई ड्राइव देखी है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गया हो और जाके सिर्फ ये देख ले कि अच्छा वो नेशनल टैक्स नंबर लगा हुआ है कि नहीं लगा, वो हाँ, ये रिटर्न देख फाइल ले। करता है नहीं करता, ये सेकंड बात है, लेकिन क्या वो नेशनल टैक्स नंबर लगा हुआ है कि नहीं लगा, और ये लॉ के अंदर है, ये आज नहीं है, ये पिछले काफी मेरे ख्याल 10-20 साल से अंदर वो ये जहां तक मुझे याद है जुनेजो के दौर में मैंने पहली बार उस वक्त देखा उस वक्त एक दफा सर्टिफिकेट इशू भी जी, हुए, कुछ जी, जगह पे बिल्कुल। लगे। उसके बाद हमारे ये जो पोस्ट ऑफिस वाली स्कीमें थी ये मौजूद थी, लॉ के अंदर से खत्म कर दी गई। तो हम तो आज नेगेटिव साइड के ऊपर जा रहे हैं, बजाय बेहतर करने के हम खराब करने जा रहे जीडीपी हैं नेगेटिव में। सिस्टम को। अच्छा मुजम्मिल साहब, आपकी तरफ आते हुए अब जब बजट आ गया है, जाहिर बात है जो भी एक्सक्यूज हो तहरीक इंसाफ का, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं गरीब कुछ जो है ये बजट है और महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होगा, उनका रद्देमल भी सामने है। ये बजट किसी छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए है ताकि लोकल प्रोडक्शन जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, ताकि लोगों को नौकरियां भी मिले, क्योंकि रोजगार आएगा, कोई बिजनेस नया शुरू होगा तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी, या बड़ी इंडस्ट्रीज को जो बड़े शोबे हैं उनको किस तरीके से सपोर्ट करने के हवाले से आपके ख्याल में इसके पॉजिटिव असरात हमें कहां पे नजर आएंगे आइंदा हम 2 से 3 महीनों 4 या 6 महीनों के बाद अगर उसको देखना चाहें तो? देखिए, मैं सच्ची बात कहूँगा कि इस बजट में और पिछले साल के बजट में कोई फ़र्क नहीं है। हम बिला वजह में हम इस पे हाँ, ये जो बात हो रही है जो हबीब साहब कर रहे हैं और हमारा बाकी पैनल कर रहा है कि जी क्या हो सकता है बेहतर, लेकिन ना वो इस बजट में है और ना कुछ ऐसी चीज़ है कि खातिर ख्वाह कि हम कहें कि ये कारोबार फल फूल जाएगा और ये कारोबार जो है बैठ जाएगा। ये पिछले साल का पूरा बजट जो है उसकी कार्बन कॉपी बनी है, बस उसमें थोड़ा बहुत रद्दे बदल बजट स्पीच बनाने के लिए हुआ है। जो मैं इस बजट को जिस नज़र से देखता हूँ और जो मेरी डिमांड भी थी कि ये जो हम हर साल हमने जो एक सिलसिला पकड़ा हुआ था कि सरकारी मुलाजमीन को खुश, ये खुश, बजट ऐसे प्रोग्राम तरक्याती प्रोजेक्ट कि एमएनए खुश, इस बजट में इसको जो है अवॉइड किया गया है, इसको अवॉइड किया गया और ये आपके ख्याल में एक बड़ी तब्दीली है। ये इस पे बात कर लेते हैं। शरी रहमान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शरी रहमान साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आज बजट दिया है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, इसके अलावा 2.1% जीडीपी की ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट की गई है। क्या कहेंगी आप इन नंबर्स के ऊपर जो आज ऐवान के अंदर पेश किए गए हैं? जी शुक्रिया। जहाँ तक ये बजट एक्सरसाइज है तो मैं अफसोस से कहूँगी कि इतनी तो खराब तवक्को नहीं थी। जो कोविड आया है, एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में के सामने मसला खड़ा हुआ है। एक तो रोजगार का है और जाहिर है, और दूसरा उसमें ग्रोथ आती है, और दूसरा इन्होंने जो क्राइसिस खुद खड़ी की है वो एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है, जिसके लिए इन्होंने कोई ऐसी विजनरी मौका इसको इस्तेमाल नहीं किया। ये होते हैं कौमों के सामने मौके। ये मौका जो था, हमने भी बहुत रेकमेंड किया कि आपको हम सपोर्ट करेंगे, आप किसी भी तरह इस वक्त अपनी परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ा लें। जो आपने हेल्थ पर, फिर आप अगली दफा आप एजुकेशन कर सकते हैं, आप हेल्थ पर परसेंटेज बढ़ा लें ऑफ जीडीपी। इस वक्त वो रेंग रही है 1% पे बहुत मुश्किल से। तो अगर उसको 2 तक भी करते हैं हिम्मत और हौसला करके, हम अपने मुल्क को एक पैगाम देंगे अवाम को, लोगों को, कि अब हमने इस्लाह की है और हमने कुछ सीखा है इस बहुत बड़े सान्हे से जो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है आग की तरह। ये नहीं हुआ है। बाकी में आई एम सॉरी टू से कर्जा जात जो बढ़े हैं उसी को मैनेज किया जा रहा है, और ये जो कर्जे बढ़े हैं ये कोविड से पहले 18 महीने में इस हुकूमत का पाकिस्तान को बहुत बड़ा तोहफा है। हर हुकूमत कर्जे लेती है, मैं ये इस तरह की गैर मौजू बात नहीं करना चाहती, हर हुकूमत कर्जे लेती है। अमेरिका की हुकूमत भी डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, लेकिन एक लाइन होती है जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकते, और यहाँ पे वो लाइनें, लकीरें, रेड लाइन्स तो कब की घिस गई, खत्म हो गई। ये अब ऐसी सूरत हाल है कि इन्होंने 4 दफा वो कोई मुझसे 7 दफा कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इन्होंने कोई, अगर हमने 5 दफा बोरो किया, नून लीग ने 7 दफा किया, इन्होंने 15 दफा किया है। पर डे इनका ये एक्सपेंडिचर डेट का आ रहा है पाकिस्तान पर कैपिटा इनकी लाइन ऊपर चली गई 18 महीने में, जो पूरे 5 साल। तो सारी चीज डेट मैनेजमेंट के हवाले से है, रेवेन्यू कहाँ से आता है, ये पूरी सिर्फ एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। इट इज डीपली डिसअपॉइंटिंग। आज मैं अभी पार्लियामान से निकल के आई हूँ,
पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में जिस पर वोटिंग होती है, वो डिमांड फॉर ग्रांट होती है, एक एक मिनिस्ट्री की ग्रांट होती है, उसको हम पढ़ते रहते हैं 2 हफ्ते, वहीं टेबल पे प्लेस होती है। इसे कहते हैं लेइंग ऑफ द बजट। ये इलेक्ट्रॉनिकली नहीं दी जाती हैं, ये आज एक छोटे से डिस्क पे ली गई ताकि उस वक्त इस वक्त हम निकल के वहां से बाहर तकरीर ना कर सकें, डिमांड फॉर ग्रांट ना देख सकें, हम इनकी तकारीर और इनके खुलासों पर बात करें, जो हमारा हक नहीं बनता कि हम हमारा इस्तेकाक है कि हम उन पर बात करें। अभी भी मैं डिमांड फॉर ग्रांट से वह करने की छपी नहीं है मैडम इस दफा। आप बताएं ये कैसे होता है? ना इसमें शराकतदारी है, ना ट्रांसपेरेंसी है, ये एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। और याद रखिएगा कि इन्होंने 3 महीने बाद या 4 महीने बाद एक और अकाउंटिंग एक्सरसाइज करनी है, जिसको ये बजट नहीं कहेंगे क्योंकि इसको बजट कह रहे हैं। ये अकाउंटिंग एक्सरसाइज 4 महीने बाद फिर रिपीट होगी रोलिंग बजट की शक्ल में, और ये इसी तरह अपना बर्डन डालते रहेंगे लोगों को। ना इन्होंने कोई स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी ली है इसमें। ये देखिए, नेशन क्राइसिस में निकालते हैं अपॉर्चुनिटी, और ये वक्त था 2% कहने का डट के हम हेल्थ पर खर्च कर रहे हैं, और हम 1% कम से कम क्लाइमेट चेंज पर, माहौलियात पर ले आए हैं, जो आपका क्लियर एंड प्रेसिंग डेंजर सामने नजर आ रहा है। लेकिन नहीं, आप सिर्फ डेट मैनेजमेंट और IMF से जो आपका लास्ट एग्रीमेंट हो जाता है, वो बैठ के आप कह देते हैं ये आपका रेवेन्यू टारगेट है, FDR कतन मफलूज है, वो नहीं कर पाएगा ये, और आप कर्जों के बोझ तले दबते जा रहे हो। यू आर जस्ट, कोविड ने तो आपके सामने एक पर्दा डाल दिया है, मास्क हो गया है। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज, अब ये अवाम दुश्मन बजट नहीं, ये पाकिस्तान दुश्मन बजट है, ये बहुत आगे है उससे। ठीक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का ख्याल ये है कि ये पाकिस्तान दुश्मन बजट है। आपके वक्त के लिए आपका शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, आपकी तरफ आएंगे। हमने जो अब तक चीज़ें डिस्कस की, हमने टैक्स के मुतालिक बात कर ली, हमने लोकल प्रोडक्शन की बात कर ली, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की बात कर ली। अब एक और बड़ा संजीदा मामला है जिस पर शहरी रहमान साहबा भी कंसर्न शो कर रही हैं, और यही हम सब कह रहे थे, कर्जे लेना। कर्जे लेके रिफॉर्म्स करना या अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा ग्रो करना तो समझ आती है, लेकिन कर्जे अदा करने के लिए कर्जे लेते जाना, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का यही आर्गूमेंट है कि हम कर्जे इसलिए ले रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के कर्जे अदा करने हैं, ये सिलसिला कैसे रुकेगा? ये अब GDP के अगर वो 80% या 88% के राउंड अबाउट चला जाता है तो वो कितना नुकसानदेह है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि कर्जे जो है हमारे वो तो कम हो ही नहीं सकते, बल्कि हर साल हमारे कर्जे मेरे हिसाब से 4000 अरब से जो है ऐड हो रहे हैं। तो ये कोई भी हुकूमत अगर कहे कि जी हमने बड़ा अच्छा काम किया था कर्ज़ों में, तो वो गलत बात करेंगे। एक चीज़ जो हम जो आवाम और उसके इंटरेस्ट की है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो 450 अरब रुपए हुकूमत वसूल करेगी पेट्रोल की कीमत में। इस साल जो क्लोज हुआ है वो 260 अरब रुपए है, तो लगभग डबल हो जाएगा। यानी कि अगले महीने से जो हमें पेट्रोल मिलेगा उसमें जो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मिकदार बढ़ जाएगी और उससे कीमत बढ़ा दी जाएगी। तो हुकूमत ने कोशिश ये की है कि किसी तरीके से अपनी जो उसने टैक्स रेवेन्यूज़ नहीं दिए बढ़ाए ज़्यादा, वो जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू से पूरा कर ले। एक और चीज़ जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो लोगों को नहीं पता, स्टेट बैंक ने ये जो माली साल ख़त्म हो रहा है 780 अरब रुपए का जो है प्रॉफिट पोस्ट किया है हुकूमत को। ये जो हमारा खसारा अभी जो 9-10% है, ये अगर स्टेट बैंक ने पिछले साल नुकसान किया था, और मुझे याद है कि बहुत सारे सियासी लीडरान ने आके कहा था कि पाकिस्तान में कभी स्टेट बैंक ने लॉस नहीं किया, इस साल रिकॉर्ड प्रॉफिट किया उसने, उसकी वजह शरह सूद भी है। अगले साल भी स्टेट बैंक 600 अरब रुपए का जो है प्रॉफिट जो है करने जा रहा है। तो अब बात यह है कि हमें 2 तरीके हैं, एक टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो मुझे लग रहा है कि हुकूमत ने IMF को भी यही बोला है कि भाई हमारे मुल्क से मजीद टैक्स निकालना मुश्किल काम है, हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू की तरफ जाने दें। प्राइवेटाइजेशन जो हम सुन रहे थे कि बहुत पहले एग्रेसिव होगी, उसके लिए सिर्फ 100 अरब रुपए रखे हैं हुकूमत ने। तो अब ये नॉन टैक्स रेवेन्यू अगर हमारा बढ़ता है, और जो हमारी लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं जो 1400-1500 अरब रुपए साल का नुकसान करती हैं, अगर वो कम होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास स्पेस बन जाएगी कि हम अपने कर्ज़ों की रफ्तार को पहले, तो कर्जे की लेने की रफ्तार को पहले स्लो करना है, उतारना तो दूर की बात है। एक दफ़ा अगर हम रफ्तार को स्लो करने में कामयाब हो गए तो मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले सालों में जो है
कर्जों की शरह को भी कम कर देंगे। पाकिस्तान में कभी भी कर्जों की रफ्तार शरह जो है कभी भी कम नहीं हुई। जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई थी तो वो जीडीपी रिवाइज हो गया था। तो आगे भी अगर कभी ये 80-90% से अगर 70% हो गया तो हमारा जीडीपी रीबेस होगा। और ये शहरी रहमान साहिबा जो कह रही थी बात, जो कि कर्जे बहुत ज़्यादा ले लिए, बेसिकली कर्जा जो है इन्होंने ज़्यादा नहीं लिए, जो रुपए की कदर गिरी थी और वो रुपए की कदर पे एक डिबेट है कि कैसे रोकना चाहिए था, नहीं रोकना चाहिए था, वो एक उसकी वजह से जो है कर्जा बढ़ा था। पिछले साल अच्छी तरह याद है मुझे कि सबने कहा कि जी पीटीआई ने एक साल में 10,000 अरब का कर्जा ले लिया और रोजाना का कोई दिखाते थे कि इतने सारे अरब ले लिए। इस साल जो क्लोज हो रहा है 2,500 अरब रुपए कर्जा बढ़ा है। उसकी क्या वजह है कि हमारे रुपए की कदर में इस्तेकाम रहा, वो जो है उसमें गिरावट नहीं आई। तो रुपए की कदर से जो है उसको देखा जाएगा। और एक आखिरी चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा, हम इतनी देर से कह रहे हैं जीडीपी गिर गया, जीडीपी गिर गया। देखें जब 2018 में जब हुकूमत गई थी पिछली, तो वो 33,000 अरब रुपए पाकिस्तान की जो है जीडीपी का साइज था रुपए में। ठीक, इस साल वो 40,000 अरब रुपए हो गया है। देखिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट, अब वो डॉलर की वैल्यू की वजह से हम डॉलर में कोट कर देते हैं, ये मिसलीडिंग है। पाकिस्तान की रुपए में जीडीपी बढ़ी है, जिसमें महंगाई का बहुत बड़ा अमल दखल है, लेकिन ये भी एक पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर है जिसको हमें देखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं कि हमें डॉलर्स के मुकाबले में नहीं, अब पाकिस्तानी रुपए में देखना होगा। मैं हबीब साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा, और इसके ऊपर बड़ा खासकर पिछले दिनों जब अफसोसनाक वाकया पेश आया पीआईए का, तो उस वक्त भी बातचीत हुई और पहले भी स्टील मिल्स के हवाले से होती है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस है। प्राइवेटाइजेशन एक बड़ा पाकिस्तान का मसला है। कुछ ऐसे इदारे हैं जो अवाम के टैक्स की बुनियाद के ऊपर चलते हैं, जिनको आप उड़ते हुए सफ़ेद हाथी कहते हैं, जो मर्जी उसका नाम दे लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वक्त में वो पॉलिटिकल विल दिखाने की कोशिश की कि इन इदारों को ख़त्म किया जाए, और आज के ज़माने में रियासतें इदारे नहीं चलाती, रियासतों का काम टैक्स कलेक्ट करना और लोगों की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च करना होता है। आपको लगता है कि वो सिलसिला कहीं विल इस बजट में नजर आ रही है कि स्टील मिल या पीआईए इनसे जान छूट जाएगी? हमारी हुकूमत में आने से पहले ये अदरवाइज सिचुएशन थी। पाकिस्तान स्टील मिल के ऊपर जो असद उमर साहब फरमाया करते थे, जो इमरान खान साहब ने फरमाया, वो सारे मीडिया के ऊपर चल चुका है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के अंदर कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करने की पिछली गवर्नमेंट ने कोशिश की थी, तो ख़ुद इमरान खान साहब की जमात के लोग वहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने पीआईए के मुलाजमीन को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से पीआईए के अंदर होने वाली जो बेसिक रिस्ट्रक्चरिंग थी वो भी रुक गई। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त हर वो चीज़ जहाँ पे कहीं 4 बंदे इकट्ठे थे, उन 4 बंदों को देख के उन 4 बंदों की बात कर दी। तो लिहाजा अपने ही पॉलिटिकल नैरेटिव में फंसी हुई है। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसमें इन्होंने स्टील मिल को वो भी आईएमएफ के प्रेशर पे, या आप यूं कह लें कि कहीं और से आने वाले प्रेशर्स की बुनियाद पर इससे जान छुड़ाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ अभी तक मोहब्बत कायम है। उसकी वजह यह है कि अभी कल, यानी जो गुज़श्ता कल है, उसमें पीआईए के जो सरबराह हैं, मुझे तो ये भी पता नहीं है कि अब उसको चेयरमैन कहा जाता है या चीफ एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, अरशद मलिक साहब जी, उन साहब ने खुद एक कहा है कि जनाब 60 अरब रुपए हमें इस साल भी चाहिए। तो अब आप बताएं कि आप तकरीबन 1 साल से सीईओ हैं और आप 60 अरब रुपए मांगने गवर्नमेंट के पास पहुंच गए इस गरीब मुल्क के। ये जो 60 अरब रुपए है ना, अभी जो नंबर बता रहे थे उवैस साहब के 21,70,007,054 नंबर है एग्जैक्टली, मतलब अंदाज़न 22 लाख जी, नहीं 22 लाख से भी कम है। और इसमें से जो टैक्स पे करते हैं, जिन्होंने हर साल एक्टिव टैक्स पेयर है, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो गोया जो वहां पर प्रेजेंटेशन दी जा रही थी उसमें कहा जा रहा था कि 60 अरब रुपए हैं, ये 60 अरब रुपए मुझे इस साल चाहिए। अब जरा फैसला कर लें हबीब अकरम की जेब से कितने निकाल लें, मुजम्मिल एक्टिव टैक्स पेयर है, इसकी जेब से कितने निकाल लें, उवैस साहब टैक्स पेयर है, इनकी जेब से कितने निकालें। तो हम वो 15 लाख गायें हैं जिनको इन्होंने धोने की कोशिश की वहां पर पीआईए की सूरत में, और वजीर आजम उन्हें कह रहे हैं कि आप इस पर मजीद काम करें। तो गोया ये तो कहीं नहीं जा रहे। उसके बाद हमारा खून चूसने के लिए पाकिस्तान रेलवे भी मौजूद है। पाकिस्तान रेलवे के लिए 1 लाइन आज हमाद अजहर साहब ने बोली कि 40 अरब रुपया पाकिस्तान के अंदर सवारियों को, आवाम को बेहतर सवारी मुहैया करने के लिए रख दिया जाएगा। आपको पता है वो 40 अरब रुपया बेहतर सवारी मुकर्रर रखने जो मुहैया करने के लिए क्यों दिया जा रहा है? उसकी वजह यह है कि पिछले साल 39 अरब लॉस था, इस दफ़ा 40 अरब लॉस है। अब जो आप पिछली दफा माफ कीजिएगा 37 अरब लॉस था, इस दफा 40 अरब रुपए आप देंगे। उसके बाद आप ये जुर्माने नहीं भरेंगे, आप एक और जुर्माना भरेंगे 435 अरब रुपए का, जो मुजम्मिल बता रहे, वो है पेंशन। पेंशन क्या है? पेंशन पाकिस्तान का इतना बड़ा मसला बन जाएगा कि पाकिस्तान अगर
चंद चीज़ों की वजह से डिफ़ॉल्ट किया तो उसमें एक पेंशन होगी। ये अगर सूबों की पेंशन अगर आप साथ मिलाएं तो ये 1000 अरब रुपए से आपके तरक्याती बजट के बराबर या इससे कुछ ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है। अब पेंशन का सिस्टम आपके यहाँ इंडिया में 2004 में उन्होंने खत्म कर दिया, उन्होंने उसको चेंज कर दिया, अमेरिका में खत्म कर दिया। पाकिस्तान को बड़ा शौक है कि जनाब हम पेंशनें बढ़ाएंगे भी और पेंशनें रखेंगे भी, तो लिहाजा हम ये जो सफ़ेद हाथी हम पाकिस्तान रेलवे हमें खा जाएगा, हमें हमारी बिजली चोरी खा जाएगी जो इस हुकूमत ने रोकनी थी, हमें हमारा PIA खा जाएगा और हमें हमारी पेंशन खा जाएगी। उसके बाद हमारे पास बचेगा क्या जो हमने गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट चलाना है या कोई भी आने वाली गवर्नमेंट जो है वो अपना एजेंडा जो है उसको लेके आगे बढ़ सकेगी। ठीक है। डॉक्टर कैस असलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। यही हम डिबेट कर रहे हैं कि अगर टैक्स बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, GDP में कैसा इजाफा होगा। यकीनन आपने हमाद अज़हर साहब की तकरीर सुनी होगी, क्या कहेंगे आप इस बजट के हवाले से कि मुनासिब बजट है, लोगों की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक है या फर्दर रिलीफ दिया जा सकता था, कोई नई चीज़ें मुतारिफ करवाई जा सकती थी? देखें, रिलीफ तो शायद ना दिया जा सकता है ना दिया जाएगा। सवाल तो सिर्फ इतना है कि आपकी जो इकोनॉमी अब माइनस में चली गई है, इकोनॉमिक डिप्रेशन है, उसमें इंडस्ट्री रिवाइव होना कोई आसान काम नहीं है। भाग गए हुए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, टैक्स वो देना नहीं चाहते, आप डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाना नहीं चाह रहे, आप वेल्थ टैक्स लगाना नहीं चाह रहे, तो फिर इसका बोझ तो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आएगा, इसका बोझ पेट्रोल प्राइसेस पे आएगा, इसका दूसरी तरफ आपके जो माफियाज हैं, वो चीनी का हो या बिजली का हो या आटे का हो, आप खुद ही गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं कि वो अब पकड़े नहीं जा सक रहे, वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो गवर्नमेंट में बैठे हैं, वो अपोजिशन में बैठे हैं। तो अवाम जो है वो इसमें अगर गवर्नमेंट उनको सिर्फ रोजगार के मौके, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करके ही दे दे तो शायद उनके लिए कोई रिलीफ होगा, वरना कोई रिलीफ नहीं है। और जो टैक्स की बात आपने की, उसके अंदर ये नोट छापने जा रहे हैं और नोट छापने से जो इन्फ्लेशन होगी वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो ये कह देना कि टैक्स नहीं लगेंगे, बहुत लगेंगे और चीजें बहुत मुश्किल आ जाएंगी। तो रिलीफ का तो गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी नहीं है, इकोनॉमी के पास कैपेसिटी नहीं है। मेरा ख्याल था कि रैशनल बजट होगा, अगर 3.5 ट्रिलियन का टैक्स कलेक्ट हुआ था तो 4 ट्रिलियन पे आप ले जाएं बजट को, आप 7 पॉइंट समथिंग पे ले जाएं, तो ये गैप कैसे पूरा होगा? ठीक है, इट इज इरैशनल। आप इसको रैशनल बजट नहीं समझते। मुजम्मिल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक पिछले साल जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इन्फ्लेशन रेट बहुत ऊपर गया, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने माना, खान साहब ने माना और कहा था कि 2020 आपकी खुशहाली का साल है, मुश्किल वक्त हमारा गुजर गया है। एक तो इस हवाले से इस साल चूंकि आपने तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, आम आदमी को भी रिलीफ फराहम नहीं किया, जिस पे आप ज़ाती तौर पे खुश हैं कि ये अच्छा किया गया। दूसरा, नॉन डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर्स हैं, गैर तरक्याती अखराजात, वो जुबैर साहब नून लीग वाले में ये कह रहे थे कि वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कम होने की बजाय, क्योंकि ऑस्टेरिटी ड्राइव चलानी थी, वो बढ़ गए हैं। तो ऐसे में ये बैलेंस कैसे हो पाएगा? देखिए, बात यह है कि हमारे जो मुल्क में आप किसी चीज़ को भी हतमी नहीं कह सकते। बजट की स्पीच में स्टार्ट में हमाद अज़हर साहब ने कहा था कि कोई सप्लीमेंट्री हमने ग्रांट नहीं दी, और जैसे ही बजट की स्पीच उन्होंने ख़त्म की तो वो अगला पॉइंट मेरे ख्याल से उसके अप्रूवल का था। तो असल में और आज हमाद अज़हर साहब ने बजट दिया, ना वो बजट मेकिंग के पार्ट थे, ना वो वज़ीर ख़जाना थे, उनको एज अ रीडर जो है वो बजट पकड़ा दिया गया। तो इसी तरीके से जिस तरीके से बजट प्रेजेंट होता है, इसी तरीके से बजट हमारा बन भी जाता है। ये आइसोलेशन में बनता है, ना हम लाइन मिनिस्ट्रीज से रब्ता करते हैं, ना हम एक्चुअल ऑन द ग्राउंड सिचुएशन को देखते हैं, बस हम एक बजट बना देते हैं, फिर उसके बाद उसमें रद्द बदल होना शुरू हो जाता है। मैं कई सालों से चीख रहा हूँ गला फाड़ के कि भाई ये जो बजट है हम उसको इतनी अहमियत क्यों देते हैं। ये एक जंग, ऐसे लगता है कि कोई जंग शुरू हो गई है। हुकूमत जो है वार करती है, नए टैक्सेस लगा के, कहीं कम करके। दुनिया में बजट एक नॉन इवेंट होता है। दुनिया में लोग देखते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को देखते हैं, और ये जो पॉलिसीज़ होती हैं, टैक्स की शरह होती हैं, वो कई कई सालों तक जो है ना 10-10, 20-20 सालों तक वो चेंज नहीं करते। अगर वो चेंज करते हैं तो उसमें डिबेट करते हैं।
तो ये एक अजीब हमारे मुल्क में जो है ना, जिसे कहते हैं कि हम बड़े वाकई में एक हम लीस्ट डेवलप कंट्री हैं और हमें कोई जैसे कहते हैं किसी किस्म की बजट बनाने की भी हमें जो है एक्सपर्टीज़ नहीं है हमारे पास। और उसकी सिर्फ बुनियादी वजह यह है कि जो हमारा ढांचा है, जो हमारा पब्लिक सर्विसेज कमीशन है, वो जो है बैठा हुआ है एक जिसे कहते हैं उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसकी कोई पेनल्टी नहीं है। देखें, अब कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 76,000 रेलवे में मुलाजिम हैं और इस मुल्क में टाइम पे ट्रेन नहीं चलती है, एक्सीडेंट होते हैं। ये करते क्या है लोग? तो वी नीड टू टेक अ रिव्यू। इस वक्त सबसे अहम चीज़ ये कि गवर्नमेंट को अपना रिव्यू लेने की ज़रूरत है कि भाई ये किस तरीके से जो है ये चीज़ों को मुनज़्ज़म करना है। दूसरी बात जो सबसे अहम है, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वफाकी बजट जो है ना अब इतना अहमियत का हामिल नहीं है। आज देखें जैसे ईद का समय सारे टीवी चैनल्स में वफाकी बजट, अब जो बजट है ना वो सूबाई बजट अहमियत के हामिल है जो आवाम की फलाह पे खर्च होते हैं। इस साल 2,900 अरब रुपए सूबों को मुंतकिल किए जाएंगे, जिसमें से 1,450 अरब रुपए पंजाब को मिलेंगे, 780 अरब रुपए सिंध को मिलेंगे, 500 अरब के करीब केपी को मिलेंगे और 300 अरब के करीब बलूचिस्तान को मिलेंगे। भाई ये कैमरा ले जाने की ज़रूरत उधर है कि ये इनके तरक्याती अखराजात कहाँ पे ये करते हैं, ये एजुकेशन पे किस जगह खर्च कर रहे हैं, हेल्थ पे कहाँ। अभी जो शहरी रहमान साहिबा ने कहा कि हमने बोला कि हेल्थ का बजट वफाक बढ़ा दे। वफाक का हेल्थ का बजट तो सूबों में आता ही नहीं है। मैं कराची में बैठा हूँ, हबीब अकरम साहब लाहौर में बैठे हुए हैं, वफाकी हेल्थ बजट हमें मिलेगा ही नहीं। हमारी तो तवज्जो का मरकज़ होना चाहिए ये हुकूमत है। और आपको एक बात बता दूँ, चारों सूबों का औसतन फी बंदे पे जो बजट है ना हेल्थ पे, जो सेहत पे, वो 900 रुपये से 1,300 रुपये पूरे साल का है। यानी कि अगर वो मुझे 1,300 रुपये खर्च कर दिए मेरे पे, तो वो मेरे पे बड़ा एहसान होगा। पूरे साल में मुझे सिंध हुकूमत 1,300 रुपये देती है, जो दिन का 3.5 रुपये भी नहीं बनता। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी तरजीहात जो है बिल्कुल अलग हो गई हुई है। ये वफाकी बजट पे बहस हम गलत कर रहे हैं, हमें ये सूबों की तरफ आना पड़ेगा। देखें 18वीं तरमीम कर दी, अब उसको रोल बैक नहीं करें, लेकिन उनसे सोर्स ऑफ इनकम फिलहाल विफाक में ही है ना मुजम्मिल। इसकी वजह यह है कि सोर्स ऑफ इनकम अभी विफाक में, टैक्सेशन का खास टैक्सेशन का, सूबों का भी। देखें मेरी बात सुने ना, टैक्सेशन देखें, सूबे जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट 10 सालों में हो जाना चाहिए था। आज भी वो बैठ के जो है वो सिर्फ रोजाना पैसे मांगने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है, दुनिया में बाकी जो है मतलब जब उनको भी डिवॉल्व किया है तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते हैं। ये कहते हैं वफाक बस कर्जा ले। देखें किसी सूबे पे कोई कर्जा नहीं है, पे यही सूबे ना यही वो करते हैं। सूद में शराकत दारी करती है, ठीक है, ना वो जो है ना वो सूद में शराकत दारी करते हैं, ना वो डिफेंस में करते हैं। अच्छा, जो उनके शोबे अब उस पर भी मांगना शुरू कर दिया है कि जी अब वो लोकास एग्रीकल्चर तो शुरू से सूबों का शोबा था, अब वो आप देखें तो सही कि हो क्या रहा है। एग्रीकल्चर में सिंध गवर्नमेंट ने 80 करोड़ पे रिलीज किए, जिसमें से आधी की गाड़ियां खरीद ली और फिर कह रहे हैं ये फसल तबाह हो गई, ये बर्बाद हो गई। एक्चुअली फूड सिक्योरिटी और फूड इन्फ्लेशन भी मैं आपको एक बताऊं वफाकी सब्जेक्ट नहीं है, ये भी सूबाई सब्जेक्ट है। लेकिन हमारा पॉलिटिकल मामला ये है कि हमने मुजम्मिल हमने एक वजीर भी तो बनाना होता है ना विफाक में। हमने उसको वो किसी और जमात का था, आपको पता है, फिर उसके लिए हमने एक बाकायदा वजारत तख्लीक की और उसके अंदर उसको बिठाया। ये काम पिछली गवर्नमेंट ने भी किया था, इस गवर्नमेंट ने भी किया है। जो वजारत विफाक में होनी नहीं चाहिए उसको वहां पे रखा हुआ। मैं वही कह रहा हूं ना, जिया जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, ये इससे हम मुल्क को चला रहे हैं। ये हमें एक्चुअली जो इस वक्त तयन करना पड़ेगा कि किसकी क्या जिम्मेदारी है और क्या उसको करना चाहिए। अब जैसे मैं मानता हूं कि पेट्रोल की जो शॉर्टेज है वो वफाकी जिम्मेदारी थी, उनकी गलती थी, उनके रेगुलेटर की गलती थी, लेकिन लोकास मैं कभी भी नहीं मानूंगा कि जी ये वफाकी जिम्मेदारी थी, ये इस पे था। हेल्थ, कोरोना वायरस का फैलना या उस पर पॉलिसी देना उनका काम था, लेकिन खर्च करना, आपको पता है कराची में आज मेरे पास आगा खान अस्पताल का 10 दिन का जो है बिल किसी ने शेयर किया है, 17,50,000 रुपये उसका बिल। आप मुझे बताएं कोई एक्शन लेने वाला है, कोई पूछने वाला है कि हो क्या रहा है? वो जो एक दवाई आई है जो बांग्लादेश से इंपोर्ट हुई है, उसकी ऑफिशियल कीमत 2,20,000 है, 4 लाख रुपए में ब्लैक हो रही है। हाँ।
ये सारे के सारे काम जो है ये ऐसे नहीं हो सकता। ये जो बजट पे ये 1% कम हो गया, 2% बढ़ गया, ये यूजलेस है। हमें अब अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, मुजम्मिल साहब का ख्याल ये है कि हमें अपनी तरजीहात तय करनी है। मैं आपकी तरफ वैसा बातें हुए कि ये मसला तो हमने मान लिया कि हमारे ये मसाइल हैं अब तक जो हमने बात की, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अब इनका हल कैसे हो सकता है या सजेशंस क्या हैं। हमने मान लिया जी टैक्स नेट हमारा वसी नहीं हो रहा, हमने ये भी मान लिया कि इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स की रेशो बहुत ज़्यादा है। अब आप ये बताएं कि अगर जो टैक्सेशन का प्रोसेस है उसको आसान कैसे किया जा सकता है, और इस अब हालात के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की हुकूमत जो है किस तरह से अपनी टैक्स रेवेन्यू या जो टैक्स आमदन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है जो उसका टारगेट है। मैं इससे पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। देखें, इस वक्त जो हमारे मुल्क में जब 18वीं तरमीम आई और सूबों को बहुत सारे महकमे ट्रांसफ़र किए गए, तो सूबों को जो एडिशनल रेवेन्यू क्रिएट करने का इख्तियार दिया गया था वो ओनली एक पार्ट था जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, और उसका जो वो क्वांटम है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं जो एजुकेशन रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड है, जिसको टैक्स नहीं कर सकते, आप लगा ही नहीं सकते। तो उनके पास कितना इख्तियार है टैक्स लगाने का और क्या चीज़ है, तो उनके अपने रेवेन्यू तो नहीं बढ़े, लेकिन उसके बाद उनको बहुत सारे महकमे जो है वो ट्रांसफ़र किए गए। तो उसी वजह से NFC अवार्ड के थ्रू जो है वो सूबों को पैसे देने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ होगी। दूसरी तरफ एक चीज़ और ज़हन में रखें कि हमारा जो एवरेज हमारी कलेक्शन, मतलब मैं अगर लास्ट ईयर की फिगर ले लेता हूं कि लास्ट ईयर 3,900 अरब की फेडरल गवर्नमेंट की कलेक्शन का टारगेट है जो रिवाइज होकर आखिर में आया, और उसमें से 50% जो था वो सूबों को ट्रांसफ़र हो जाता है NFC के थ्रू। बाकी उनके पास कितने बचे, और गवर्नमेंट का जो सिर्फ करंट अकाउंट एक्सपेंडिचर है वो कितना है, वो 6,500 अरब से ज़्यादा है। तो फेडरल गवर्नमेंट कैसे चलेगी? क्या वो कर्जे नहीं लेगी? अगर उसने रीपेमेंट, अब सिर्फ ये कर्जे वापसी के लिए कर्जे नहीं लिए जा रहे, आपके करंट एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए आपके पास सोर्सेज नहीं है, क्योंकि अदर देन नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 1,000-1,200 अरब से ज़्यादा नहीं होता, और जो गैप है हमारा करंट एक्सपेंडिचर का वो और रेवेन्यू का वो बहुत ज़्यादा है। फेडरल गवर्नमेंट को जब उन्होंने महकमे ट्रांसफ़र किए थे तो बताएं फेडरल गवर्नमेंट ने अपना साइज कितना छोटा किया। जब फेडरल गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंसेस साइड को नहीं देखा कि वो चीज़ के उसको भी हमें साइज कम कर देना है, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहले दिन से ये वादा था हम ऑस्टेरिटी ड्राइव करेंगे। हम माइनर चीज़ों को तो हमने देख लिया कि हाँ ऑफिस के अंदर चलें जी, डेली एंटरटेनमेंट कम कर दें, ये कर दें, लेकिन हमने क्या फेडरल गवर्नमेंट के साइज को कम किया? हमने मिनिस्ट्रीज़ के साइज को कम किया। तो हमने तो वो मिनिस्ट्रीज, जैसे हबीब साहब अभी कह रहे थे कि बाज़ औक़ात किसी को पॉलिटिकल एफिलिएशन लेने के लिए भी मिनिस्ट्री देनी होती तो वो मिनिस्ट्री बना देते हैं, और जब मिनिस्ट्री बनती है तो गवर्नमेंट का साइज बढ़ जाता है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें इसमें कोई शक नहीं कि हमें अपने मुल्क को अपने रेवेन्यू पे खड़ा करना है। जब तक हम कर्जे लेते रहेंगे, हमारे बजट IMF बनाएगी, हमारे पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होगी कि हमने क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करनी। तो उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ाएं, नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं, अपने गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस कम करें। यानी ये तीनों मेजर्स को साइमल्टेनियसली लेना पड़ेगा। अब टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ाए जाएं? देखिए, टैक्स रेवेन्यू के लिए आज तक कभी परफॉर्मेंस के ऊपर पूछा गया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के किसी अफसर से कि बताएं इस साल में रियल नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स कितने बढ़े? कभी आज तक क्वेश्चन नहीं हुआ। यानी जब तक आप देखेंगे, मसलन वो उनको एक टारगेट दे दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि जी अच्छा ये टारगेट आपने पूरा करना है। वो टारगेट, जैसे हबीब साहब कह रहे थे कि वो मेरे से, हबीब साहब से, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं को कोई असेसमेंट कर, किसी के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा, कुछ कर, और वहां से वो पूरा हो जाता है और गवर्नमेंट हो जाती है। वो पूरा नहीं होता। बस लास्ट ईयर में हम 3 दफा रिवाइज करते गए। और सर बात तो वही है ना सर, मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाज गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। मैं वैसा आपका, अबू बकरम साहब आपका और मुज़म्मिल असलम साहब आपका शुक्रिया